जो सेल वगैरह बना रहे थे ना, ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने खाली ये देखा कि वो सेल बनता कैसे है, कितने टाइप के सेल होते हैं, क्या क्या उनके अंदर फंक्शन होते हैं, ठीक है। बट अब हमको बात करनी है, ठीक है, उसमें फैराडे लॉ वगैरह भी हम लोग ने कवर कर लिया है ना पहले वाले लेक्चर्स में। अब हमको देखना है सेल पोटेंशियल, या फिर अगर मैं इसी को बोलूँ तो दूसरे वर्ड में तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मैंने तुमको दो हाफ सेल के बारे में पढ़ाया हुआ है, राइट। हमारे पास जब हम लोग ने डैनियल सेल बनाया हुआ था तो हमारे पास दो हाफ सेल बन गए थे, राइट। एक यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोग ने ZnSO4 का सोल्यूशन लेके Zn की रॉड ले ली थी। इसमें हम लोग ने CuSO4 का सोल्यूशन लेके Cu की रॉड ले ली थी, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया था जो इलेक्ट्रॉन को एक क्या दे रहे थे, एक पाथ प्रोवाइड कर रहे थे ताकि ये इस सोल्यूशन में ट्रैवल कर सके। अब हो क्या रहा था देखो इस सोल्यूशन में, इसी को मैंने तुमको बोला था ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट वाला जो सेल होगा उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसको मैंने तुमको बोला था लेफ्ट हाफ सेल भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इस ओवरऑल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, राइट रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो इस वाले पूरे जो सोल्यूशन है इसमें क्या हो रहा है, राइट हाफ सेल बोल सकते हो या इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे और यहाँ पे जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब ये जो कैथोड है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होता है और ये जो एनोड है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल वो चीज होती है कि ये ओवरऑल सेल कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डैनियल सेल कितना पोटेंशियल देता है याद है, हाँ। तो इसका पोटेंशियल कितना था, 1.1 वोल्ट डैनियल सेल का, ठीक है। बट अगर मैं तुमको बोल दूं कि खाली ये वाला सेल हाफ सेल कितना पोटेंशियल देगा या ये हाफ सेल कितना पोटेंशियल देगा, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको हाफ कर दोगे, ठीक है। नहीं बहुत ज़्यादा करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे और बोलोगे कि जो भी आएगा आधा इसका होगा आधा इसका होगा। बट हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जनरेट कहाँ से हो रहे थे, ओवर पूरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे और इसके पास जाके खाली ट्रेवल कर रहे थे। मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से। तो मैं इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड करूँ, राइट है। तो इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए सेल पोटेंशियल बनाया गया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया गया कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा या ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड कितना पोटेंशियल बनाएगा या ये पूरा का पूरा सेल कितना पोटेंशियल बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से ये टॉपिक बनाया गया है सेल पोटेंशियल। इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे तुमको, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी बचकाने नहीं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल तो आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो एक तुमको न्यूमेरिकल इससे दिखेगा, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल फिक्स आते हैं इस क्वेश्चन, मतलब सेल पोटेंशियल के ऊपर हमेशा हर बार एक क्वेश्चन तुमको दिखेगा, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो तुम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके, बहुत बचकाने टाइप के इसके न्यूमेरिकल भी हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ खाली उनको ध्यान में रखो, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ई सिंबल से, कैपिटल ई सिंबल से। इसको दूसरे वर्ड में ईएमएफ भी बोला जाता है। ईएमएफ आई होप तुम लोग को पता होगा। सेल पोटेंशियल को मैं ईएमएफ भी बोलता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है।
तो या तो मैं ईएमएफ बोलूंगा तभी भी वही चीज है, सेल पोटेंशियल बोलूंगा तभी भी वही चीज है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल जो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है दैट इज सेल पोटेंशियल। कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करोगे। और तुम लोग इतने समझदार हो कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ई जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में भी बात करेगा, या सेल पोटेंशियल। लेकिन कहीं पे भी ई जीरो आ गया मतलब वो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और किसी भी चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? टेम्परेचर क्या हो जाए 25 सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना हो जाए 1 atm। ठीक है, समझा? तो इन दोनों सिंबल में डिफरेंस याद रखना। ई जीरो आया तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ ई आया तो ये इलेक्ट्रोड के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, या सेल पोटेंशियल के लिए भी हम लोग ई रिप्रेजेंट करेंगे। या बहुत बार क्वेश्चन में ईएमएफ बोल देता है, तो ईएमएफ कहीं पे वर्ड आ गया तो दिक्कत में मत आ जाना, वो एक्चुअली में क्या होता है? सेल पोटेंशियल ही होता है। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे एक हाफ सेल रखा गया है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन में कोई पोटेंशियल है क्या? ये तो रुका हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसे रॉड डाल दी और केमिकल रिएक्शन चालू हो गया, जैसा कि मैंने तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था कि फैराडे लॉ ने कैसे डिस्कवर किया था। ठीक है, एक CuSO4 का सोल्यूशन था, उसमें जिंक की रॉड डाल दी तो वो रिएक्शन अपने आप होने लग गया और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो पहले इसकी एनर्जी कुछ और थी और इसकी एनर्जी कुछ और थी। ठीक है, बट जब दोनों को मैंने कंबाइन किया तो सीधी सी बात है, इसकी एनर्जी में भी चेंज हुआ होगा और इसकी एनर्जी में भी चेंज हुआ होगा, राइट? तो जहां पे भी तुमको ईएमएफ या ई सेल डिफाइन करने को आएगा ना, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस? एक तो इलेक्ट्रोड के बीच में और दूसरा ये जो तुमने सोल्यूशन लिया। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ क्या? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इनकी एनर्जीज में या पोटेंशियल में जो भी चेंज देखने को आया उसका अगर मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो वही डिफरेंस क्या बोला जाता है? ईएमएफ। क्योंकि जब दोनों अलग अलग रखे हुए थे तब तो कोई चीज हो नहीं रही थी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ईएमएफ फॉर्म नहीं हो रहा था। अब जब इनको एक साथ रखा गया तो इसमें कुछ चेंज आया और इसमें कुछ चेंज आया, और वही दोनों चेंज को जब उनके बीच का मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, तो वो जो डिफरेंस आया हुआ है, मान लो मैं बोलूँ ये ए है ये बी है। पहले इनिशियल स्टेज पे ए की एनर्जी जीरो थी, बी की एनर्जी जीरो थी। ठीक है, फिर जब मैं इसको आपस में कंबाइन कर देता हूँ तो मैं बोलूँ ए 5 हो गया और बी 10 हो गया। तो इनके बीच का जो ओवरऑल डिफरेंस आएगा वही चीज क्या बोली जाएगी? सेल पोटेंशियल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। इनके पोटेंशियल में जो भी चेंज देखने को मिले हैं दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है? ईएमएफ निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। ई सेल मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास डैनियल में दो सेल थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक रिडक्शन हाफ सेल। तो मैं क्या कर दूं? देखो, सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट है, जहां पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, प्लस सेल पोटेंशियल ऑफ क्या? कैथोड, जहां पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो यही ओवरऑल सेल का पोटेंशियल हो जाता है। सीधी सी बात है ना, ऑक्सीडेशन में जो चीजें हैं वो, और कैथोड के पास जो चीजें हो रहा है उनको अगर मैं ऐड कर दूं उनके पोटेंशियल को, तो मेरे को ओवरऑल सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। समझा? तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है, बट इसका कहीं पे यूज नहीं आएगा, उसका टेंशन मत लो। ये फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्ट कर दिया गया है आगे चल के, मतलब इसी फॉर्मूले को डिराइव किया गया आगे। समझा यहाँ तक?
मान लो अपने पास कोई ए सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और ये 2.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करना। क्लियर है यहाँ तक सबको? मेरे पास कोई एक ए सब्सटेंस था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो ये एनोड का काम करता होगा, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना था? 2.5 वोल्ट, ठीक है। एलिमेंट का नेचर तुमको पता है क्या होते हैं? अगर मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट है, जैसे मैं तुमको बोलूं Na, ऑक्सीजन और Cl, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। अगर मैं Na और O को साथ में रखूं तो किसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। लेकिन अब मान लो अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ टाइम के बाद सोडियम को निकाल लेता हूं और ऑक्सीजन और क्लोरीन को साथ में रख देता हूं, तो अब किसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन का Cl के पास जाएगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल सही। अब यही चीज मैं तुम लोग को समझा रहा था कि हम लोग एनोड कैथोड किसके ऊपर डिसाइड करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। मान लो तुम्हारे पास कोई एक ए सब्सटेंस था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसने 2.45 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो इसका रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, इसका मतलब क्या? ए से कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट आएगा इसको दे देगा तो इसका क्या हो जाएगा? गेन कर रहा है, अब इसका रिडक्शन होने लगेगा। तो यही ए अब रिडक्शन कर रहा है, तो इसका वोल्ट क्या हुआ होगा? देखो एलिमेंट क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं और उतना ही डोनेट करने की भी रखते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जब रिडक्शन हुआ होगा तो इसका वोल्टेज कोई चेंज नहीं होगा, वोल्टेज वही होगा। सिर्फ अब क्या हो जाएगा मालूम है? ये जो पॉजिटिव में बना रहा था ना, अब किस में आ जाएगा? ये नेगेटिव में आ जाएगा। समझा? अगर सेम स्पीशीज का तुमको ऑक्सीडेशन में इतना वोल्ट दिया है और तुमको जाके बोल रहा है इसी स्पीशीज का आगे जाके रिडक्शन हो जाता है, तो उसके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली उसका साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? जो मेरा ई सेल था, ई सेल का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? इलेक्ट्रोड का ई ऑफ ऑक्सीडेशन, अभी मैंने बताया था, जो कि क्या था मेरे पास? एनोड था, ठीक है। और प्लस में क्या कर दे रहा था? ई ऑफ कैथोड, जिसका क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। क्वेश्चन में लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि मेरे पास कोई सेल है, मान लो जिंक एंड कॉपर का, इन दोनों का तुमको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेगा कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, हर सवाल ऐसे ही रहता है, इसकी वजह से मैं तुमको बता रहा हूँ। तुमको बोलेगा जिंक और कॉपर का कोई सेल है मेरे पास, डैनियल सेल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एक का है, मान लो तुमको दे देगा -2.7 वोल्ट और एक का दे देगा 3.4 वोल्ट। अब इस फॉर्मूले में इसकी वजह से चेंज क्या आता है देखो, ठीक है। मान लो तुमने जिंक को लिया था ऑक्सीडेशन और कॉपर को तुमने लिया हुआ है रिडक्शन, ठीक है। इसने यहाँ पे वर्ड देखो क्या बोला है कि इन दोनों का इसने क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल से इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? अगर मान लो नॉर्मल ना, मेरे को इस सेल का पोटेंशियल निकालना होता है तो मैं क्या बोलता है? ई ऑफ Zn इसका ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ Cu इसका रिडक्शन, ठीक है।
बट इसने मुझे एक का तो रिडक्शन दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले का भी ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा वो मेरे को। इन दोनों का इसने मुझे क्या बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसको मेरे को किस में लेके आना पड़ेगा, रिडक्शन में लेके आना पड़ेगा। और अगर मैं जिंक का रिडक्शन देखूं तो इसका रिडक्शन करने के टाइम पे मेरे पास क्या आएगा, इसके साइन में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। बट इसके साइन के साथ क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऑक्सीडेशन से किस में लिया, रिडक्शन में, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा क्या ऐसे, ठीक है। अब जब तुम ऐसे वर्ड के लिए जब तुम ई सेल निकालोगे ना, तो फॉर्मूला देखो कैसे चेंज हो जाता है। सी यू का यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा था प्लस, अब ये साइन को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ई जेड रिडक्शन। स्टिल तुम्हारा एनोड यही है, राइट, और कैथोड भी यही है, बट इसने तुमको रिडक्शन पोटेंशियल देके कंफ्यूज किया हुआ है। तो तुम क्या करोगे, ई सेल इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, कैथोड माइनस एनोड, समझा। ऐसा वर्ड जहां पे भी आएगा इस रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ई सेल क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एनोड प्लस कैथोड, बट जहां पे तुमको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे कि सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, ठीक है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल वो दोनों एलिमेंट्स के लिए देता है, तो तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा और तुमको ये ही फॉर्मूला हर सब में यूज करना है, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। बाकी जगह पे डायरेक्ट बता देते हैं ई सेल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, कैथोड माइनस एनोड, बट इस वजह से ये ऐसे दिखता है हमको। क्लियर है। क्या करो मालूम है, सेल पोटेंशियल करके टॉपिक डालो और यहाँ से लेके ये लिखो यहाँ तक, सेल पोटेंशियल का ये डेफिनेशन है पूरा, ठीक है। सेल पोटेंशियल लिखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना ऐसे, समझा। फिर उसके नीचे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल करके ये लिखेंगे आप। क्लियर है। पहले काम करो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डाल के इतना छाप डालो, डायग्राम वगैरह नहीं बनाने की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे ये फॉर्मूला लिखना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में ये दोनों पॉइंट है, इसका भी फॉर्मूला सेम है ऊपर के जैसा, ई जीरो सेल, ई जीरो ऑक्सीडेशन प्लस ई जीरो रिडक्शन, ठीक है। बट जैसे मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल देके करेगा तो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है, कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। सेल पोटेंशियल निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला दिया किसने, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये तुमको बताता है कि सेल पोटेंशियल निकाला कैसे जाए, राइट है। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका तुमको डेरिवेशन नहीं करना है, बुक में भी तुमको डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, बोर्ड्स में भी डेरिवेशन नहीं आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वही अपने को डिस्कस करना है। नर्स्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज EMF ऑफ सेल E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF, ठीक है, ln Q, ठीक है। जहां पे ये जो तुम्हारा Q है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, इसके भी अपने कुछ अलग मायने हैं। रिएक्शन कोशेंट मतलब होता है सिंपल सा, तुम ऐसे याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बन के आती है नर्स्ट की, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तुमको एक चीज यहाँ पे ऐड क्या करनी है, ये जो नेचुरल लॉग है इसको log टू द बेस 10 में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो अपने को पता है क्या होता है, ई की नई इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगी, ई जीरो माइनस, इसको जब मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये मुझे दिखेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। यहाँ पे log टू द बेस 10 आ गया, खाली यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती जो हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, क्या 2.303, एक कांस्टेंट आता है ना, और यही नस्ट की इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी चीज का सेल पोटेंशियल या किसी भी रिएक्शन का या किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालने का। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा तुमको दिया होगा या नहीं भी दिया होगा तो हम लोग कैथोड माइनस एनोड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालोगे और यहाँ से ई, कभी कभी ये दे के तुमको, अब इसमें चीजें हैं क्या, आर तुम्हारा क्या होता है जानते हो, नॉर्मली जो तुम लोग गैस कांस्टेंट लेते हो वही आर है, टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, वो तुमको केल्विन में रखना है, एफ फैराडे, ठीक है, एफ रिप्रेजेंट करता है फैराडे को, और एन रिप्रेजेंट करता है एन फैक्टर, ये थोड़ी सी जरूरी चीज है, एन फैक्टर जानते हो, मोल्स मत लेना है यहाँ पे, एन फैक्टर जानते हो क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर के रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो वहां पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा, NaCl में एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर होता है तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। साइड में लिख लेना तुम लोग, ठीक है, E0 क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो तुम सेल का भी बोल सकते हो या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, जो भी होगा, ठीक है, और क्या अपने पास एन, एन मैंने क्या बोला, एन फैक्टर है, एन फैक्टर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, फैराडे F96500 कूलम, ठीक है, यही फैराडे की वैल्यू है। आर अगर तुमको नहीं दिया हुआ है तो आर मेरे को पता है कि क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, आर अगर नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सा ले लोगे 8.314 वाली वैल्यू इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच रहा है तुम्हारे पास, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो भी है तुमको हमेशा डील करना है किसमें, केल्विन में। हमारी जो फाइनल इक्वेशन मुझे मिली वो क्या मिली है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, फिर क्या था log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जब मैं 25 सेंटीग्रेड पे लेता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको जब हम लोग लेते हैं तो ये जो वैल्यू है, देखो हाँ मैं कौन सी वैल्यू बोल रहा हूँ, 2.303 RT अपॉन एफ, एन को छोड़ के ये जो वैल्यू है इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इस फॉर्मूले को थोड़ा इन लोग ने एक्चुअली सिंपल कर दिया है, RT अपॉन एफ, इसको जब तुम लेते हो ना, जब तुमको 25 सेंटीग्रेड दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा, बाकी इनको जब काटे पीटोगे ना तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आती है 0.0592, ये वैल्यू आती है इन चीजों को सॉल्व करके। तो तुम इसको लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, एट 25 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ई नॉट
माइनस क्या हो जाएगा, देखो इतने को सॉल्व करके मैंने क्या लाया 0.0592 अपॉन सिंपल से क्या हो जाएगा n, फिर log 10 और ये ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। समझा? तो अगर 25 सेंटीग्रेड दे देता तो ये सब रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू रख दोगे तुम। क्लियर है? ठीक है। और एक कंडीशन है कि अगर मान लो इफ मैं तुमको बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू ई जीरो माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 10, 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और log 1 क्या होता है 0, ठीक है। जब इसको तुम कैंसिल करोगे 1/1 से तो बचेगा 1, log 10 और टू द बेस 10 और 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, इस 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मतलब ये जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे तो तुम्हारे सेल का पोटेंशियल वही आएगा जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। समझा? ये क्वेश्चन मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो, खुद से सॉल्व मत करो अभी। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। मतलब मेरे को निकालने को क्या बोल रहा है वो, एक तो बोल रहा है कि पहले मेरे को इसका सेल रिएक्शन लिख के बताओ, और दूसरी बात वो क्या बोल रहा है कि E0 निकाल के बताओ। दो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इसने क्या दिया है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों का इसने क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगा, मैंने तुमको बोला था क्या करना है अपने को, E0 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर है? ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था। मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, बट अब मुझे सिर्फ डिसाइड क्या करना है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है, क्योंकि Cl इसने दिया, निकेल इसने दिया है, तुमको पता लगाना है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। अब मैंने तुमको यहाँ तक भी बता दिया है कि तुम लोग ये सेल रिएक्शन देख के बता सकते हो कि एनोड कौन रहा होगा और कैथोड कौन रहा होगा, बता सकता है कोई? निकेल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मतलब इसके पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, एनोड होता है। मतलब निकेल क्या है, एनोड है, ठीक है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस में चेंज हो गया, Cl माइनस था, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और गैस में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यही क्लोरीन क्या है तुम्हारा, कैथोड, ठीक है। अब समझने वाले तो सेल देख के समझ जाते हैं इसमें क्या एनोड है और क्या कैथोड है, बट अभी अपना स्टार्टअप है तो समझ लो। क्लियर हुआ? तो अब एनोड ये है तुम्हारे हिसाब से, और ये क्या है, कैथोड, ये हम लोग ने देख लिया। इसने बोला कि इसको सेल रिएक्शन लिख के बताओ। सेल रिएक्शन तुम कैसे लिखोगे, मेरे पास निकेल था, ठीक है, इसने क्या कर दिया, ये Ni+2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यही मेरे लिए क्या हो गया, एनोड, राइट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को 2Cl- ने गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2। तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, कैथोड, राइट। ओवरऑल सेल रिएक्शन दिखाना है तो ये तुम्हारा हो गया सेल रिएक्शन, उसको तुम ऐसे कट पिट करके भी दिखा सकते हो कि मेरे पास था Ni+2Cl-, चेंज क्या हुआ मेरे पास, Ni+2 और Cl2 गैस। ये किस में आएगा मालूम है, एक्वस में,
ये किस में आएगा, एक्वस में, ये किस में आएगा, सॉलिड। समझा? अब जब तुमने एनोड और कैथोड डिसाइड कर लिया है तो E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? कैथोड क्या था तुम्हारे लिए, क्लोरीन, तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस 1.36 वोल्ट, माइनस जो तुम्हारे लिए एनोड है, एनोड की वैल्यू देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव में दे रहा है, तो क्या करोगे, ब्रैकेट में माइनस 0.25, तो कितना वोल्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताओ, 1.61 वोल्ट। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसने तुमको क्या बोला मालूम है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। इसके पास कोई सेल है जिसका तुमको ईएमएफ बताना है। ईएमएफ मतलब मैंने क्या फॉर्मूला बताया नेक्स्ट इक्वेशन से, E इज इक्वल टू E0 माइनस क्या 2.303 RT अपॉन क्या NF log 10 concentration of product अपॉन concentration of reactant। एक चीज और बोला है इसने, एट 25 सेंटीग्रेड ऐसे कर, ठीक है। नहीं तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड दे रहा है, ठीक है, अगर मान लो वो 25 सेंटीग्रेड नहीं भी दे रहा है, स्टैंडर्ड वर्ड दिया है ना उसने, स्टैंडर्ड का मतलब मैंने तुमको बताया कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, 25 सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर। तो ईएमएफ तो तुमको इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो ये निकल गया ईएमएफ फॉर्मूला, बट ये तुमको E0 कहाँ से मिलेगा, E0 के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है, क्या, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहां से तुमको E0 मिल जाएगा। अब तुमको बताना है कैथोड और एनोड कौन है, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करोगे मालूम है, सेल को बनाओ, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn +2 में, और क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। Cu2+ क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu सॉलिड में। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलती है, देखो ये इससे कट गया, यहाँ पे जिंक कौन से फॉर्म में था, सॉलिड, प्लस कॉपर किस फॉर्म में है, एक्वस, राइट। दूसरा वापस जिंक किस में आ गया, एक्वस, वापस कॉपर किस में चला गया, सॉलिड, ठीक है। तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला, देखो कि ये लोग जब तुमको कॉन्सेंट्रेशन देंगे ना, तो किसका देंगे मालूम है, खाली एक्वस फॉर्म का, क्योंकि ये जो तुम फाइनल फॉर्मूले में रखोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है इस ओवरऑल रिएक्शन में, प्रोडक्ट दिख रहा है, ये Zn+2 और Cu सॉलिड प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट कौन है, Zn सॉलिड और Cu+2। तो जब भी ये लोग एक्वस क्यों देते हैं मालूम है, एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो तो खाली एक्वस फॉर्म की वजह से ही होती है ना, जो सॉलिड में है वो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, खाली एक्वस का तुमको देंगे। तो तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में करना क्या है मालूम है, बाकी जैसे मैंने बताया सब वैसे ही रखोगे। प्रोडक्ट कौन है, Zn+2, तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1, तो प्रोडक्ट के जगह पे रखोगे 0.1, और रिएक्टेंट कौन है, एक्वस फॉर्म में Cu का कितना दिया है, 0.5। तो ये जो खेल है ये किसका है जानते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। तुमको यहाँ से देखने में लगता होगा ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, बट जब मैंने इसका ओवरऑल रिएक्शन निकाला तो देखो Zn+2 क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और Cu सॉलिड क्या हो गया तुम्हारा, रिएक्टेंट बन गया। तो Cu का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के जगह पे और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के जगह पे, बाकी कुछ नहीं करना है। ये हो गया तुम्हारा सेल रिएक्शन। यहाँ से क्या निकालोगे तुम, E0 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है तुमको, ठीक है। इसको भी देखो मैंने सॉल्व करके बताया था, क्या था, 0.0592। n कोई बता सकता है इसमें n कितना है, 2। तो
n की वैल्यू क्या लोगे तुम लोग इस रिएक्शन में, यहाँ पे खाली 2, तो इस पूरे को निकाल के ऊपर खाली रखोगे 0.0592 अपॉन 2 log 10, प्रोडक्ट के जगह पे 0.1, रिएक्टेंट के जगह पे 0.5, और इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, पूरा का पूरा ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि ये इसका पहला पार्ट है। 1.07 तुम ये सॉल्व करोगे तो तुमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चलेगा और एन फैक्टर पता चलेगा, ठीक है। फिर निकालोगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे 1 मार्क, इस पे 1 मार्क और 1 मार्क इस पे। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आते 3 मार्क्स के हैं, बट इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली सॉल्व होता है। समझा सबको? ठीक है। अभी तक देखो मैंने तुमको क्या बोला कि सपोज करो ये सेल है मेरे पास, राइट, Zn और Zn+2 में चेंज हो गया। मान लो ये एक्वस में दिया हुआ है, ये सॉलिड में है, ठीक है। मेरे को बोला जा रहा है कि इसका पोटेंशियल बताओ, इसका ईएमएफ बताओ। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला ईएमएफ का वही है, E0 माइनस, ठीक है, जो भी है अपना 0.0592 अपॉन n log 10। मैंने तुमको क्या बोला था, ऊपर रखना है अपने को प्रोडक्ट और नीचे क्या रखना है तुमको, रिएक्टेंट। तो जब इस सेल को तुम बनाओगे तो ये तुमको ऐसे दिखेगा, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है। मैंने क्या बोला, एक्वस का मोलार दिया रहता है, तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, मान लो 0.1 मोलार दिया होगा। तो ऐसा जब केस तुमको दिखेगा ना कि रिएक्टेंट में सारे सॉलिड हो गए या प्रोडक्ट में सारे सॉलिड हो गए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो अगर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो तुम लोग वही सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे, ठीक है। अगर एक्वस पूरी तरह से एब्सेंट है, जैसे इस केस में देखो एक्वस कुछ है ही नहीं, सॉलिड है, और अगर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो रिएक्टेंट की जगह पे रख दो वो, अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट इसको ना 1 ले लिया करो, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर मान लो कोई चीज़ सॉलिड हो जाती है और इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रहा है तो उसके जगह पे डायरेक्ट 1 ले लेने का, ठीक है। ऐसे ही इन सम्स को सॉल्व करोगे तुम। वैसे देंगे तो नहीं तुमको, बट अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं दे रहा है तो उसको डायरेक्ट 1 कंसिडर करने का, ठीक है। बताता हूँ, तुम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं ना, कैथोड माइनस एनोड करके, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, ठीक है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वही तुम्हारी एक्चुअली कैथोड की होती है, और जो भी नेगेटिव वैल्यू है वही तुम्हारी एनोड की वैल्यू होती है। तुमको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा E0, ठीक है। अब इसका तुम लोग सेल रिएक्शन तो लिख ही सकते हो, क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट यहाँ तक, यहाँ से सोल्यूशन है इसका। एक चीज़ मेरे को इसमें बतानी तुमको, वही दिखाना, समझा। तो E0 तुम ऐसे ट्रिक से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जो नेगेटिव वैल्यू है ना वही तुम्हारी एनोड की वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू वही कैथोड। अभी तक 3-4 एग्जाम्पल में तुम लोग ने यही नोटिस किया होगा। बैलेंस क्या था इसमें कि जो टिन है वो तो Sn+2 में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बट इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए उसने क्या दिया है, खाली Ag+ ठीक है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको भी, ठीक है, मतलब ये Ag+ क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से। मानो कि ये 2 डोनेट तो कर रहा है, बट Ag को कितना चाहिए, एक ही चाहिए, मतलब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, Ag सॉलिड, ठीक है। ये क्या है, एक्वस, ये क्या है तुम्हारा सॉलिड, और ये क्या है, एक्वस। तो उसके सेल के हिसाब से रिएक्शन ये होनी चाहिए, बट अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Ag को 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे मालूम है, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2Ag+ और ये 2Ag सॉलिड, समझा। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी,
ये दो इलेक्ट्रॉन से गया, क्या बच रहा है तुम्हारे पास, Sn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस चेंजेस टू Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो सॉलिड तो मेरे को कंसिडर ही नहीं करना है, और एक्वस का उसने तुमको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है उसने 0.015, ठीक है, और इसका कितना दिया है तुमको 0.025। अब जब तुम लोग इसको फॉर्मूले में रखोगे ना तो एक नई चीज़ निकल के आती, क्या मालूम है, जो तुम्हारा फॉर्मूला था देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो तुम लोग फॉर्मूले में रख रहे थे, बाकी तो अपना वैसे, तो गलत आंसर आएगा ना सर? गलत नहीं आएगा, देख क्या करना है मालूम है, प्रोडक्ट क्या सर है टू लेना पड़ेगा ना, इसमें प्रोडक्ट क्या है, ये Sn प्लस, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा 0.025, ठीक है, नीचे किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है, Ag प्लस का ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.0152, और ये जो तुमने 2 लिखा है ना बैलेंस करने के लिए, ये इसके पावर में चला जाएगा, इसमें जो कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, पावर। इसके आगे भी अगर सपोज कर 4-5 लिखा होता ना तो इसके पावर में मैं ऐसे 4 लिखता था, समझा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है, समझा। सर एक बार वापस रिपीट करो थोड़ा। देख तुम लोग ऐसे भी अज्यूम करके रखो कि जो भी तुम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो फिर देखो फाइनल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है, अगर कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है तो वो कोएफिशिएंट डायरेक्ट उसकी पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Sn के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है देखो, तो यहाँ पे मैंने कोई पावर में नहीं लिखा, बट Ag जो रिएक्टेंट है उसका कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के पावर में चला जाएगा, समझा। जितना भी कोएफिशिएंट है वो उसके पावर में तुम आंख बंद करके लिख दोगे, बाकी पूरा का पूरा सोल्यूशन वैसे ही जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, मतलब तुमको E निकालना है, और E कैसे निकालना है वो मुझे पता है, ठीक है। E निकालने के पहले मेरे को E0 निकालना पड़ेगा, और E0 के निकालने के पहले मेरे को सेल रिएक्शन आनी चाहिए। यही 3 फॉर्मेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे तुम सेल रिएक्शन तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि Zn चेंज हो रहा है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और H+ इससे एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैंने बताया था इसको कैसे बैलेंस करना है, नीचे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और ये H2, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि E0 कैसे निकले, ठीक है। एनोड कैथोड जैसे मैंने बोला तुमको, ट्रिक से भी तुम डिसाइड कर सकते हो, या फिर इससे एनोड कैथोड निकाल लो। ये क्या दिया हुआ है तुमको, एनोड है कि कैथोड है, एनोड है, तो मेरे को पता है E0 में कैसे निकालता हूँ, कैथोड माइनस एनोड, तो अब इसने खाली मेरे को एक ही वैल्यू दी है, ठीक है, माइनस 0.76, कैथोड की जगह पे तुम क्या रखोगे, कुछ दिया ही नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, तुमको एक ही इलेक्ट्रोड दिया है ना, तो दूसरे को डायरेक्ट 0 लोगे, ठीक है। इसका रीज़न इस चैप्टर के आगे है, बट अभी के लिए फ़िलहाल में समझ जाओ कि अगर एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया, दूसरा नहीं दिया है ना, तो उसको ले लोगे 0 हमेशा। तो क्या ये वैल्यू मिल जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट, मतलब E0 तुम्हारा आ गया इतना, समझा सबको।
हाँ सर। पहले तो अपने को एनोड कैथोड दोनों दे दे रहा था, बट अभी उसने क्या किया है, खाली एक ही दे रहा है, वो भी तुमको पहचानने आता है, तो तुमने पहचान लिया है कि ये एनोड है। ठीक है, कैथोड नहीं दिया है या एनोड नहीं दिया है, तो जो चीज़ें नहीं दी गई होंगी उनको डायरेक्ट ज़ीरो। बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसा मत करना, रिएक्टेंट अगर सारे सॉलिड हैं तो उसको 1 लेना, ज़ीरो मत लेना, नहीं तो ओवरऑल इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। कैथोड एनोड में अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं दिया है तो उसका पोटेंशियल हम लोग ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ई यहाँ से तुम लोग बता सकते हो शायद मेरे को, अब हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें बोल क्या रहा है कि इसने दो इक्वेशन दी है, तुमको बोल रहा है कि पहले इन दोनों की बैलेंस इक्वेशन मेरे को बना के बताओ। तो आई होप वो तुम लोग कर ही सकते हो, बैलेंस बना के बताओ कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ये तुम्हारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इसने क्या बोला मालूम है, कि दोनों इलेक्ट्रोड के दोनों हाफ सेल का अलग अलग ईएमएफ कैलकुलेट करो। मतलब इस सेल के लिए अलग से ई निकालो और इस सेल के लिए अलग से ई निकालो। ठीक है, तो इक्वेशन तो बैलेंस कर लोगे ना तुम लोग, कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक सेल का तुमको पोटेंशियल निकाल के बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल का मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल, फिर इसका तुम लोग कैलकुलेट करना। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। सर। Cl माइनस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो 2 Cl माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका पोटेंशियल तुमको दिया था, हाफ सेल का वो बोल रहा था निकाल के बताओ, तो हाफ सेल के लिए मैं पोटेंशियल इसका ही यूज़ करूँगा ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इसको यहाँ पे रख दो, बाकी इक्वेशन एज इट इज़। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, प्रोडक्ट कौन है इसमें? Cl2। Cl2। तो Cl2 मैंने क्या बोला था, जब भी चीज़ें एक्वस में नहीं दी गई हैं, सॉलिड में दी है या गैस में दी है, अगर उसके लिए कुछ वैल्यू दी है तो उनको यूज़ कर लो, नहीं दी है तो क्या लेंगे अपन? ज़ीरो। ज़ीरो नहीं ले, 1 लेंगे। ज़ीरो में E0 निकालते टाइम लेता हूँ कैथोड माइनस एनोड में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता ना प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता, बट अब उसने प्रेशर दे दिया कितना, 3.6 atm। और नीचे क्या आ जाएगा देखो, रिएक्टेंट क्या है, Cl माइनस, बट 2 Cl माइनस है ना, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1.2, इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। समझा? हाँ सर। सर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टर में कैसे आएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में कैसे आएगा? मेरे पास देखना, उसने एक सेल बना के दिया है जो बोल रहा है कि Cl माइनस से Cl2 में कन्वर्ट होता है। इस सेल का मतलब यही है ना कि Cl माइनस कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब इस हाँ सर। Cl माइनस ने क्या किया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, बट अकेला Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं। ठीक है, कितने Cl चाहिए, 2 चाहिए ना। तो अगर इस इक्वेशन को तू बैलेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी 2 आ जाएंगे और ये भी 2 आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी। तो ये रिएक्शन मुझे क्या बता रही है कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। Cl माइनस Cl2 में चेंज हो रहा है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जब अपन ऐसे लिख रहे थे हाँ सर। Zn+2 में चेंज हो रहा था, तो इसको तो कैसे लिखेगा, Zn था, इसने क्या किया, Zn+2 में चेंज होकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यही रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है ना। क्लियर है?